मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए कुछ स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसका उपयोग आने वाले एसएएस एग्जामिनेशंस पार्ट वन पार्ट टू और अभी अप्रैल में होने वाला है क्लर्क टू ऑडिटर एग्जामिनेशन। उसके लिए हम लोग कुछ डिपार्टमेंट्स के बुक्स यानी कि कोड्स एंड मैनुअल्स को समझने का कोशिश करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें उस क्रम में सबसे जो पहला बुक हमने लिया है, ये है डिफेंस ऑडिट कोड। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिनको एक एक करके हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ लेंगे। अभी डिफेंस ऑडिट कोड, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग अब एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ और समझ लेते हैं एक तरीके से। आज से जब हम शुरू कर रहे हैं ये क्लास, तो अब हमें बेसिकली किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारे फंक्शंस और रूल्स की जरूरत होती है। तो अब हमको अपने दिमाग को रूल्स को समझने के लिए, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इनको पढ़ना जरूरी है, इसका जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमारा दिमाग उसके अनुसार प्रोग्राम्ड हो जाएगा। सबसे जरूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले अपने दिमाग को उस सब्जेक्ट के ओरिएंटेड करना है। तो भी स्पेशली हम एक भारत के सबसे पुराने और बड़े डिपार्टमेंट में से एक है, उसको समझना है कि वो चलता कैसे है, काम क्या करता है, बेसिक उसकी फंक्शनैलिटी कैसे है। और सबसे बड़ी चीज, हमको रूल्स पढ़ने हैं, प्रोसीजर पढ़ने हैं। तो ये इन सारी चीजों का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि चीजें बेसिक से होती कैसे हैं। मतलब ये मेरा मानना है कि कोई भी चीज को जितना बेहतर आप समझ के आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट टू कंसेप्ट, लेयर बाय लेयर, वो चीज उतना ही अच्छे से समझ में आती है। तो किसी भी रूल को समझने के लिए पहले आप अपने देश में ये जान लीजिए कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखी हुई बातों को धरातल पे उतारने के लिए, ठीक है, कि इसको लागू कैसे किया जाए, लोगों का, जो हमारे देश की जनता है यानी कि पीपल ऑफ इंडिया है, उसके बेटरमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में अधिनियम बोला जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि संसद में पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक। ठीक है, ये संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। जब इस पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद ये क्या बन जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक बन जाता है। यानी कि संसद, अब आप लोगों को पता होगा, सभी को पता होगा, संसद के तीन अंग होते हैं। तो यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है संसद में, उसमें चर्चा करने के बाद अगर राष्ट्रपति की सहमति हस्ताक्षर हो जाती है, तो वो एक्ट बन जाता है। अब एक्ट में कुछ बातें लिखी होती हैं, संविधान में थोड़ा ब्रीफ में होता है, शॉर्टकट में होता है, उसको और इनलार्ज फॉर्म में करने के लिए एक्ट बनाया जाता है। अब एक्ट में भी जो बातें लिखी हुई हैं, उनको और अच्छे से धरातल पे उतारने के लिए उस एक्ट से संबंधित रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब रूल्स बन गए, रूल्स बनने के बाद इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कैसे होगा, हाउ, यानी कि हाउ का जो परिभाषा है वो बताया जाता है प्रोसीजर्स में। यानी कि ये, अगर ये चार पॉइंट आपने समझ लिया, तो समझ लीजिए कि ये एसएएस की किताबें, कलर टू ऑडिटर,
एग्जाम के लिए और CS पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए, और डिपार्टमेंट के फंक्शनैलिटी को समझने के लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद उसमें लिखी हुई बातों को धरातल पे उतारने के लिए, जनमानस के लिए काम करने के लिए बनाया गया, यानी कि अधिनियम बनाया गया। अधिनियम कैसे बनता है, थोड़ा सा मैंने इधर बता दिया है। अधिनियम में जो बातें लिखी हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और सरल फॉर्म में और इजी फॉर्म में रूल्स बनाए जाते हैं। ये भी गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश होता है। और फिर इस रूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कि जो भारत सरकार के छोटे छोटे ऑफिसेस हैं उसमें कैसे इन रूल्स का अनुपालन होगा, क्या क्या किया जाएगा, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, प्रोसीजर्स बनाया जाता है। तो ये चार चीज आप लोग के समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद एक्ट है, फिर उसके बाद रूल्स है, फिर उसके बाद प्रोसीजर्स है। और अभी हमारा जो किताब का नाम है डिफेंस ऑडिट कोड। तो वो ऑडिट तो हम लोग जानते हैं, ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट का मतलब समझ लीजिए एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ऑडिटर को कहा जाता है लेखा परीक्षक, यानी कि जो अकाउंट्स है उसका परीक्षण कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। और ऑडिट एक कॉमन सेंस है और एक जनरल टर्म है, बहुत चीजें इसमें आती हैं, लेकिन जो बेसिक है डिक्शनरी मीनिंग है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। और एक दूसरा चीज है, इसमें लिखा हुआ है कोड। तो डिफेंस तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस का ऑडिट करना है। तो ये कोड वर्ड कहाँ आया, कहाँ से आ गया, इसको भी हम आपको बता देते हैं। हो सकता है बहुत लोग जानते हो, लेकिन एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ गाइडर, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं। तो उसके लिए कोड का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ रूल। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स। तो यानी कि इस किताब में डिफेंस ऑडिट कोड में डिफेंस के ऑडिट से संबंधित बहुत सारे रूल्स का कलेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं भी कोई भी हो, जैसे आप अकाउंट कोड पढ़ेंगे उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स का कलेक्शन। तो कोड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रूल्स। ये चीजें हो गई। अब इसमें बढ़ते हैं। पहले ये डिफेंस ऑडिट कोड 2014 का एडिशन था, जिसको 2020 में अपडेट कर दिया गया है। 2022 में भी एक ऑडिट कोड बनाने की कोशिश की जा रही थी, बहुत छोटे फॉर्म में, लगभग 50 पेज का। लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। गलती से हो सकता है किसी को मिल जाए तो वो 2022 का जो एडिशन है ऑडिट कोड उसको ना पढ़ें, ओरिजिनल ऑडिट कोड 2020 ही है, इसको ही पढ़ें। अब इसमें इंडेक्स दिया गया है, पहला चैप्टर है। अब पहला चैप्टर है इंट्रोडक्टरी, मतलब कि ऑडिट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट फॉर्म में। और फिर जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑडिट। तो आज हम पहला चैप्टर देख लेते हैं, पहला चैप्टर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्टरी, यानी कि परिचय। ठीक है। अब क्या क्या है, दिस कोड लिखा हुआ है कि दिस कोड, मतलब ये जो कोड है, इम्ब्रेसेस। इम्ब्रेसेस का बेसिकली होता है गले लगाना, लेकिन उसका मतलब होता है समाहित करना, इंग्रॉस करना, अपने भीतर समाहित करना। इम्ब्रोसेस का यानी कि इंक्लूड करता है। इम्ब्रेसेस का मतलब समझ लीजिए इंक्लूड करता है, वैसे इसका सही अर्थ होता है गले लगाना। गले लगाना का मतलब ये होता है शामिल करना। The broad and general principles on which audit by the Defense Account Department is conducted over defense services receipts and expenditure। यानी कि ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल, यानी कि एक सामान्य सिद्धांत है और बड़े सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, जिसके आधार पर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट डिफेंस सर्विसेज के रिसीट और एक्सपेंडिचर, यानी कि डिफेंस सर्विसेज का जो रिसीट है और एक्सपेंडिचर है। रिसीट किसको बोले, खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब यह हो गया खर्चा। ठीक है। तो जो डिफेंस सर्विसेज का खर्चा है उसका ऑडिट करता है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। तो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ऑडिट कैसे करेगा, इसकी चर्चा इस डिफेंस ऑडिट कोड में दिया गया है। और एक तो खर्चा हो गया, जैसे पे एंड अलाउंसेस हो गया, यूनिट्स कोई सामान खरीदती है, स्टोर्स खरीदती है,
वो एक्सपेंडिचर में हो गया। और कुछ कुछ रिसीट्स भी होते हैं, रिसीट्स का भी ऑडिट करना होता है। ऐसा प्रोजेक्ट यूनिट्स में बहुत सारे फल लगे हुए हैं, पेड़ फलदार पेड़ लगे हुए हैं, उससे कुछ पैसे आ सकते हैं। रेजिमेंटल शॉप होती हैं, जैसे किसी भी आप यूनिट्स के अंदर जाओ, या स्टेटरी यूनिट जस्ट लाइक रिकॉर्ड ऑफिस, कोई भी रिकॉर्ड ऑफिस हो, जैसे मान लो मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप है, पैरा रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स आर्टिलरी है, तो उनका जो हेडक्वार्टर होगा उसके अंदर बहुत सारे दुकानें खुली होंगी, उन दुकानों से किराया आता है। तो वो हमारा रिसीट हो जाता है। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे होगा, वो इस बुक में चर्चा है। और दूसरा लिख रहा है कि स्पेशल पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन द ऑडिट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ सच रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि इस रिसीट और एक्सपेंडिचर में अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का ऑडिट कैसे होगा, वो इसमें इस किताब में बताई जाएगी। आगे लिखा हुआ है, नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड नॉट टू इंक्लूड इन दिस कोड ना द डिटेल्ड प्रोसीजर। देखो यहाँ प्रोसीजर की बात आ रही है, रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो प्रोसीजर बताएगा। तो अगर ऊपर जो चार चीज मैंने बताया था, इसको समझ लोगे तो आपको एक एक वर्ड को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर एक्ट है, फिर रूल्स है, फिर प्रोसीजर है। अब इसमें लिखा हुआ है, नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इंक्लूड इन दिस कोड द डिटेल्ड प्रोसीजर व्हिच इज टू बी फॉलोड बाय सेवरल ऑडिट सेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोलर्स ऑफिस इन कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। तो इसमें ये मान लीजिए कि इसमें कह रहा है कि जो प्रिंसिपल कंट्रोलर हैं या कंट्रोलर है, सीडीए पीसीडीए के जो ऑफिस है, उनके सेक्शंस में काम कैसे हो रहा है, कैसे होगा, उसका डिटेल्ड प्रोसीजर इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसमें सिर्फ छोटा सा कॉमन सेंस मिलेगा, यानी कि रूल्स है, इसमें प्रोसीजर नहीं है। वो उसके प्रोसीजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट ओएम्स हैं, ऑफिस मैनुअल्स। जैसे ओएम 10 है, पे अकाउंट ऑफिस में काम करने के लिए जो प्रोसीजर है वो ओएम 10 है। तो वही चीज लिख रहा है। ऑफिस कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, बिजनेस का मतलब यहाँ क्या है, काम है। यानी कि जो सीडीए पीसीडीए ऑफिस में जो काम है उसका डिटेल्ड इसमें नहीं मिलेगा। फिर आगे लिख रहा है कि सच प्रोसीजर्स ना विल बी फाउंड इन द रेलेवेंट ऑफिस मैनुअल। संबंधित जो संबंधित ऑफिस मैनुअल है उनमें ये प्रोसीजर मिलेगा आल्सो। दिस कोड डज नॉट इंक्लूड द इंस्ट्रक्शंस विद रिगार्ड टू लोकल ऑडिट इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर एंड पब्लिक फंड अकाउंट्स। ये क्या होता है, अब ये लाइन कहाँ से आ गई, हर लाइन को समझना है। बस समझ लीजिए कि जो कहानी है वो कहानी काफी बड़ी है, उस बड़ी कहानी को किताबों में लिख दिया गया है। अगर सारे ऑफिसर्स में आप काम कर लो तो किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, या फिर एक बार पढ़ोगे सारा चीज याद हो जाएगा। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति सारे ऑफिसर्स में तो काम नहीं कर सकता है। लगभग 1000+ ऑफिसर्स हैं डीएडी के, तो सारे ऑफिस में काम करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से पढ़ चुका है, वो आपको एक्सपीरियंस करवा देगा। जैसे अब मैं पढ़ चुका हूँ, मैं सीएस पास कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि चीजें हैं क्या ये बेसिकली। बाकी बहुत ही आसान चीजें हैं। जैसे दिस कोड डज नॉट इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस विथ रिगार्ड टू लोकल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर एंड पब्लिक फंड। तो ये क्या होता है, अपने डिपार्टमेंट का बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लोकल ऑडिट ऑफिस होता है, एलईओ होता है। एलईओ क्या करता है, स्टोर में उनका जो पब्लिक फंड अकाउंट होता है और स्टोर अकाउंट्स होता है, उसका क्या जाता है, ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन करता है, ऑडिट करता है। इन चीजों के जो लोकल ऑडिट है, लोकल ऑडिट यूनिट्स का होना है तो आर्मी के यूनिट्स का होना है, उसके लिए आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल है। तो यानी कि अगर आपको वो समझना है तो लोकल आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल समझना पड़ेगा। नेवी का लोकल ऑडिट मैनुअल है, वो पढ़ना पड़ेगा। एयरफोर्स लोकल ऑडिट मैनुअल है। और इंटरनल ऑडिट मैनुअल फैक्ट्री, जो कि अब खत्म हो चुका है। और इंटरनल ऑडिट बॉर्डर रोड्स, यानी बॉर्डर रोड्स में कैसे काम होगा, उसका ऑडिट कैसे होगा। बॉर्डर रोड्स में ग्रीफ होता है, उसका यूनिट होता है, उसे उसके यूनिट्स का ऑडिट कैसे आप करोगे, उसके लिए आपको इंटरनल ऑडिट मैनुअल बीआर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे इंटरनल ऑडिट मैनुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका एक अलग है। और कंटेन स्टोर्स डिपार्टमेंट, यानी कि सीडीएस सीएसडी जो मैनुअल यूज करता है लोकल ऑडिट करने के लिए, यानी कि उनके डिपो होते हैं, सीएसडी के डिपो होते हैं, तो उसका अलग अलग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जैसे सीएसडी हो गया, नेवी का लोकल ऑडिट हो गया, आर्मी का लोकल ऑडिट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लोकल ऑडिट हो गया, इन सब के लिए एक अलग अलग किताबें हैं। तो उन
उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसमें नहीं शामिल किए गए हैं, इस ऑडिट कोड में शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। अगर सभी को शामिल कर लेंगे तो ये किताब नहीं, बहुत बड़ी किताब बन जाएगी। तो अलग से उसको पढ़ना पड़ेगा। ये इसमें चीज है। पैरा नंबर 3 में आ जाते हैं। लिखा हुआ है, इन अप्लाइंग द रूल्स इन दिस कोड, रूल को हम लागू करने के इस कोड में जो भी रूल लिखा हुआ है उसको जब लागू करेंगे, रूल को जो लागू करने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूल को, कोई भी रूल है बहुत स्पष्ट नहीं लिखा होता है, मतलब इतना स्पष्ट नहीं लिखा होता है कि गलती होने के चांस ना हो, उसमें बहुत ज्यादा गलती होने के चांस होते हैं। इसलिए रूल को लागू करते टाइम बहुत ही केयरफुल होना है। और हम लोग क्या है, हम लोग डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो रूल्स को ही तो अप्लाई करते हैं। ऑडिट करने वाला व्यक्ति रूल्स को ही अप्लाई करता है, करता नहीं है, वो जाके चेक करता है कि एग्जीक्यूटिव साइड लागू किया, जो रूल वो सही से लागू किया या नहीं लागू किया, ये चेक करने का काम क्या है, ऑडिट अथॉरिटी का है। ऑडिट का मतलब ये होता है वेदर प्री-स्क्राइब्ड रूल्स हैव बीन अप्लाइड प्रॉपर्ली और नॉट। ओनली इतना ही चेक करना होता है और कुछ नहीं होता है। तो लिखा हुआ है, इट इज टू बी बोर्न इन माइंड, मतलब दिमाग में रखना है दैट कि एक्सेप्ट इन इट्स रिलेशन टू statutory audit conducted by the Director General of Defence Services and it start the word audit as used herein refers solely to the functions of the internal audit exercised by the Defence Account Department on behalf of the Secretary Defence Finance Financial Advisor, who functions in the dual capacity of principal representative of Ministry of Defence in the field of defence expenditure and as the chief accounting officer for defence services। अब ये पैरा नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम थोड़ा सा आपको लिख करके बता देते हैं। ये पैरा नंबर जो 3 है ना, ये ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है कि ये जो वर्ड है, कौन सा वर्ड, ऑडिट। ऑडिट जो वर्ड है, यहाँ ऑडिट का मतलब होगा डिफेंस ऑडिट। इस ऑडिट का मतलब क्या होगा, इस ऑडिट का मतलब होगा डिफेंस ऑडिट। डिफेंस ऑडिट एक बोर्ड, एक होता है डीजीएडीएस। ये क्या होता है, डीजीएडीएस। डीजीएडीएस क्या होता है, डीजीडीएस होता है यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज। ये इसको शॉर्टकट फॉर्म में डीजीएडीएस आप बिल्कुल याद रखिए। ये सीएजी का एक विंग है जो डिफेंस के लिए, सीएजी क्या करता है, सीएजी लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया में सभी की ऑडिट करता है। तो उसका विंग बना हुआ है। तो डिफेंस के लिए जो टॉप बॉडी है वो है डीजीएडीएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस सर्विसेज। वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में इनके प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर नाम से ऑफिस है। डीजीएडीएस तो दिल्ली में बैठता है, लेकिन डीजीएडीएस के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में 7 जगह पर हैं। तो वही पूरे डिफेंस को कवर करते हैं। अपने डिपार्टमेंट में डीजीएडीएस के अधिकारी जैसे कि प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें भी डब्ल्यूएसओ और ऑडिटर होते हैं। वो लोग जो ऑडिट करने आते हैं, यानी कि सीएजी के द्वारा, डीजीएडीएस के द्वारा जो ऑडिट कर होता है उसको क्या बोला जाता है, टेस्ट ऑडिट। तो इसको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। टेस्ट ऑडिट का मतलब कि डीजीएडीएस यानी कि सीएजी यानी कि जो उनके प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, डब्ल्यूएसईओ आएंगे आपके ऑफिस में। टेस्ट ऑडिट ये कभी कभी होता है, उसको टेस्ट ऑडिट बोला जाएगा। और इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि स्टेट्यूटरी ऑडिट। स्टेट्यूटरी ऑडिट ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा। स्टेट्यूटरी ऑडिट हमेशा जो है, जो सीएजी करता है, ठीक है, उसको स्टेट्यूटरी ऑडिट बोला जाता है। इसको स्टेट्यूटरी ऑडिट का मतलब ये होता है कि ये संवैधानिक है। संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब क्या होता है, स्टेट्यूटरी। अगर संविधान में किसी चीज का उल्लेख है तो वो क्या हो जाता है, संवैधानिक हो जाता है। तो सीएजी का उल्लेख संविधान में है, संविधान के आर्टिकल 148 में है। और स्टेट्यूटरी एक एक्ट बना करके ऑडिट किया जा रहा है ये सीएजी के लिए। जैसे सीजीडीए के लिए कोई एक्ट नहीं बना हुआ है कि सीजीडीए कौन सा एक्ट के अंतर्गत ऑडिट करेगा। लेकिन सीएजी के लिए क्या है, एक एक्ट है, उस एक्ट के का क्या नाम है वो बता देता हूँ आपको। ये है
सीएजी डीपीसी एक्ट 1971। सीएजी का कौन सा एक्ट है? सीएजी यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये सी लिखा होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट, डीपीसी यानी कि ड्यूटी पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, यानी कि सीएजी का डीपीसी एक्ट 1971। ये जब एसएस का पढ़ाई करोगे तो अलग से इस पूरे एक्ट को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीएजी का डीपीसी एक्ट 1971। हम देखिए, एसआईएस एग्जाम पास करने से मतलब है, इसमें हिंदी अंग्रेजी से मतलब नहीं है, और इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आसान ना हो और कठिन भी ना हो। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलने के लेवल पे हिंदी अंग्रेजी कोई भी भाषा यूज करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं उसका एसेंस समझ में आना चाहिए। पूरा तो कोई याद ही नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं याद कर सकता है, लेकिन अगर आप चीजों को समझ लेते हैं तो पूरी कॉमन सेंस प्रोसीजर लिखा हुआ है। आपके किसी को ये बताना हो कि साइकिल कैसे चलेगा, तो जिसको साइकिल चलाना आता है उसके लिए आप 5 पेज का लिख के दे दीजिए, उसको सब याद हो जाएगा। लेकिन जिसने कभी जीवन में साइकिल नहीं देखा, उसको पता ही नहीं है साइकिल होता कैसे है, तो उसको साइकिल चलाने के बारे में आप जब लिख करके देंगे 5 पेज में, उसको 5 पेज रटने में 5 दिन लग जाएगा। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर कल्पना करना है, विजुअलाइज करना है, चीजों को समझना है, और एक बार समझ लेंगे तो सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें दो चीज मैंने आपको समझा दिया कि एक सीएजी है, सीएजी का टीपीसी एक्ट है, यानी कि उसका एक्ट बना हुआ है, संविधान के अंतर्गत अधिनियम बना हुआ है। डीपीसी मतलब यानी कि ड्यूटी पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। तो इसलिए वो उसकी ड्यूटी में आता है, किसका किसका ऑडिट करना है वो लिखा हुआ है, इसलिए वो स्टेट्यूटरी ऑडिट करेगा। यानी कि जो वो ऑडिट करेगा वो स्टेट्यूटरी ऑडिट होगा। तो स्टेट्यूटरी ऑडिट वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सीएजी। क्योंकि यहाँ देखो, एग्जाम जो कोई भी एग्जाम होता है, चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, एसएएस का हो, कलेक्टर टू ऑडिटर हो, सब में वर्ड का टेस्ट किया जाता है कि उस वर्ड का मतलब आपको कुछ पता है या नहीं पता है। क्योंकि ऊपर जो प्रश्न दिए रहते हैं, क्वेश्चन दिया रहता है, वो भी वर्ड होता है, और जो नीचे उत्तर दिया रहता है वो भी वर्ड होता है। तो कौन से वर्ड का कौन सा वर्ड क्वेश्चन है, उसका उत्तर कौन सा वर्ड होगा, आपको वर्ड्स को समझना है। बेसिक, ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। बेसिकली एग्जाम क्या टेस्ट करता है? वर्ड्स का टेस्ट करता है कि वो, और वर्ड क्या होते हैं, हम जो वर्ड एक बार सुन लेते हैं वो हमारे दिमाग में प्रोग्राम्ड हो जाता है। हमारे दिमाग में उस वर्ड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, एग्जामिनेशन में यही टेस्ट किया जाता है। ये आपको बहुत ही गहराई और अंदर की बात बता रहा हूँ। तो स्टेट्यूटरी ऑडिट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक चीज और आता है कि यूज्ड इन डिफेंस सर्विसेज, सीएजी जो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट्यूटरी ऑडिट बोलेंगे। लेकिन इस किताब में जो जिस ऑडिट की बात हो रही है वो ऑडिट बेसिकली डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो ऑडिट करता है उसकी बात हो रही है। और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, वो आगे की कोई अलग बॉडी नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट होते हुए भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हम ऑडिट करते हैं, यानी कि हम उसके अंदर रह करके ऑडिट करते हैं। तो आप ऐसे कॉमन समझ लो कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो भी ऑडिट करेगा वो उसको बोला जाएगा इंटरनल ऑडिट। क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट इज आल्सो फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसलिए डीएडी के द्वारा किया गया ऑडिट इंटरनल ऑडिट होता है। और क्यों ऐसा कराया जाता है? क्योंकि ये हमारा मेन मोटो होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि एक हम ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो उसमें एक्सपर्ट हैं, जैसे डीएडी क्या है, ऑडिट और अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट, इन 4 चीजों में वो एक्सपर्ट है। पहले से अगर हम इनसे ऑडिट करा लेंगे तो जब सीएजी के लोग ऑडिट करने आएंगे तो हमारा अकाउंट्स परफेक्ट होगा, कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। क्योंकि सीएजी का जो ऑडिट होता है वो पार्लियामेंट तक प्रस्तुत होता है, और पार्लियामेंट प्रस्तुत होने का मतलब ये है कि जनता के सामने प्रस्तुत होता है। तो जनता में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, पहले से सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि एमओडी का जो अकाउंट है उसको इंटरनल ऑडिट करके परफेक्ट बनाए रखना, उसमें कोई भी गलती ना हो, जो सीएजी के लोग आए तो उनको सब कुछ परफेक्ट मिले। और आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, सीएजी अगर कोई चीज ऑडिट में पकड़ता है तो पहले उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि इंटरनल ऑडिट में ये क्यों नहीं पकड़ा गया, यानी कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के जो इंटरनल ऑडिट है उसमें क्यों नहीं पकड़ा गया। अगर स्केप हो गया तो स्केप होने का रीजन क्या है, और उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं सबसे जस्टिफिकेशन मांगा जाता है। अगर जस्टिफिकेशन सही ना हो तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है।
अगर वो कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम है, अगर जस्टिफाइड है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो मेरा काम है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, पैरा नंबर 3 में कई सारे क्वेश्चन है। इंटरनल ऑडिट समझ में आ गया आपको, स्टैट्यूटरी ऑडिट समझ में आ गया आपको। अब ये कह रहा है कि जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, इसको ऐसे याद कर लीजिए, सेक्रेटरी फिर उसके बाद डिफेंस फाइनेंस, और एक दूसरा नाम है फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज, यानी कि एफएडीएस। एक ही व्यक्ति है, ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है। सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस और एफएडीएस यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज, ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन इसके रोल के अनुसार इसका नाम बदल जाता है। कब इसको एफएडीएस कहते हैं और कब इसको सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस कहा जाता है, इसके नॉमिनेशन पर डिपेंड करता है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। कई बार आपने सुना होगा कि सीजीडीए थे, सीजीडीए से उनका प्रमोशन हो गया, वो एफएडीएस बन गए। तो ये चीजें बताऊंगा। सीजीडीएस से ऊपर होता है एफएडीएस, ठीक है। तो अब एफएडीएस जो है उसका दो नाम है, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस और एफएडीएस, हु फंक्शंस इन द डुअल कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो अब देख लीजिए, जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, डिफेंस के एक्सपेंडिचर को वो रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। क्योंकि पैसे की कोई भी बात आएगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इतने सारे इंडिया में डिपार्टमेंट हैं, इतने सारे मिनिस्ट्रीज हैं, तो सभी से तो वो पूछेगा नहीं, तो एक एक पर्सन को नॉमिनेट कर रखा है कि कोई भी चीज है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन से ही वो बात करेगा। तो उस रिस्पेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कोई भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर कुछ मैटर है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? एफएडीएस करेगा। तो ये एफएडीएस का काम है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या है, डिफेंस के साइड से, यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर के रिप्रेजेंटेटिव है। एक तो काम ये हो गया, ठीक। दूसरा, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर डिफेंस सर्विसेज, जो यह एफएडीएस है, मेन अकाउंटिंग और ऑडिट या कुछ भी है, इसकी जिम्मेदारी ही एफएडीएस की है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो बजट दिया, उसको खर्चा सही से हुआ कि नहीं हुआ, इसका जिम्मेदारी किसकी है? एफएडीएस की है। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताते हैं कि हमने ठीक से खर्चा किया है। तो ठीक से वो कब बता पाएंगे कि ठीक से खर्चा कब हुआ है? जब वो ठीक से खर्चा करेंगे। तो जब ठीक से खर्चा करेंगे तभी बता पाएंगे। तो इसीलिए वो पूरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लिए चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर हैं कि अकाउंटिंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्हीं की एफएडीएस को आप याद कर लीजिए कि एफएडीएस का क्या बोलेंगे, एफएडीएस को, ये जो है, जो यानी कि जो एफएडीएस है इनका, एक तो ये क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव है, प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ, ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये याद रखियो, आपको विकल्प अलग अलग दे करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। और दूसरा क्या है, ये चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, यानी कि इनका दूसरा नाम क्या है, दो दो नाम समझ लीजिए इनका, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। अब इसको याद कैसे करोगे, हम इतनी कहानी बता दी है, वो उससे आपको याद हो जाएगा। चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर के बिहाफ पे भी, के बिहाफ पे ही सीजीडीए काम करता है। सी ये जो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है, एफएडीएस है, ये अपना काम किससे करवाते हैं? सीजीडीए। सीजीडीए अपना काम किससे करवाता है? सीडीए, पीसीडीए। और जो सीडीए पीसीडीए है, ये अपना काम किससे करवाते हैं? यानी कि जो छोटे छोटे सब ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से, यानी कि मान लो काम कौन करता है, सीओ, डबल एओ और ऑडिटर, क्लर्क। तो ये सीधा आप समझ लीजिए कि ये जो एफएडीएस है, ये सीएओ है, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, ये सीजीडीए को जिम्मेदारी दे रखा है। अब सीजीडीए अकेले करेगा नहीं, तो वो क्या है, अपने फील्ड कंट्रोलर को बोलते हैं, फील्ड कंट्रोलर और प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफिसर्स के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में काम होता है, ठीक है। तो ये इतनी कहानी हुई। सीजीडीए को अभी बता देता हूँ,
बोला जाता है PAO। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल CGDA। व्हिच का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हिच कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ऑप्शन दे देगा अलग अलग चीजें, अगर तो आप याद रखिए कि CGDA को प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर और FATS को चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसको अभी याद कर लीजिए, इसको याद करना बहुत जरूरी है। स्ट्यूटरी ऑडिट बाय डायरेक्टर जनरल यानी कि DGA। अब ये स्ट्यूटरी ऑडिट होगा। अभी कितना है, एक चैप्टर खत्म कर देंगे आज। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट, DGADS की कहीं भी बात आएगी वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करने करेगा, तो इस हेडिंग को आप तुरंत ही समझ गए होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लिखा हुआ है, एज अनलाइक द सिविल अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट टू द ऑनर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसका पूरे लाइन का मतलब ये है कि जो सिविल अकाउंट्स होते हैं ना, वो किसके सबऑर्डिनेट हैं? CAG के। CAG का ऑफिस लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी, सब जगह वो सिविल अकाउंट्स और ऑडिट ऑफिसर्स होते हैं, वो CAG के सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, सैलरी कहाँ से आएगी, ये सब इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट। लेकिन हमारा जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है वो तो अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, वो CAG के अंडर में नहीं आता है। तो वही लिखा हुआ है, स्टेटरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ डिफेंस सर्विसेज इज carried out on behalf of the controller and auditor general by an organization directly under its administrative control। यानी कि ये कहा जाता है DGA, पूरी कहानी DGADS के बारे में है। DGDS के बारे में ये बताया जा रहा है कि CAG के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टली अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द डायरेक्टर जनरल। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड कौन है? DGADS है। ठीक है, हु इज असिस्टेड बाय प्रिंसिपल कंट्रोलर, सॉरी प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, पहले ही बता दिया था। तो ये जो डिफेंस सर्विसेज है ना, के ट्रांजेक्शन्स का ये स्टिट्यूटरी ऑडिट करता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो डिफेंस सर्विसेज हैं, डिफेंस सर्विसेज में क्या आती है? डिफेंस सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बेसिकली आप समझ लीजिए पूरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन डिफेंस सर्विसेज में तीन तीन चीजों को कॉमनली इंक्लूड करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? DGADS करेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DGADS CAG के अंडर फंक्शन करता है। ये पूरे पैरा का मतलब आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन आपको हम समरी ये बता देते हैं कि DGADS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका हेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड DGADS है, और DGADS डायरेक्टली अंडर CAG काम करता है। और DGADS के फील्ड ऑफिसर्स हैं, जैसे CGDA के फील्ड ऑफिसर्स हैं प्रिंसिपल कंट्रोलर, कंट्रोलर के नाम से, ऐसे DGADS के फील्ड ऑफिसर्स हैं जिसमें प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये लोग बैठते हैं। इनमें WSO होते हैं, जैसे CDPCD ऑफिस में होते हैं। और हम लोग टेस्ट ऑडिट यानी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट टेस्ट ऑडिट करता है, लेकिन DGADS स्टेट्यूटरी ऑडिट करता है। स्टेट्यूटरी ऑडिट क्यों करता है? क्योंकि इनके लिए एक एक्ट बनाया गया है, DPC एक्ट 1971। लिखा हुआ द स्टेट्यूटरी ऑडिट ऑफ डिफेंस सर्विसेज एक्सपेंडिचर इज ओनली अ टेस्ट ऑडिट। ठीक है, ये क्या है? एक टेस्ट ऑडिट है इनके द्वारा जो किया जाता है, which is conducted by these officers to such extent and such manner as may be directed by the CAG। CAG जो है बताता है कि कितना करना है, कैसे करना है, उस अनुसार से DGADS के फील्ड ऑफिसर्स ऑडिट करते हैं। फिर लिखा है DGADS ऑडिट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल सैंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सैंक्शन होगा उसका ऑडिट कौन करेगा? ये सवाल बहुत बार आ चुका है, आप लोग याद कर लीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेगा कि जो सैंक्शंस, यहाँ से सवाल उठाएगा, सैंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज कंडक्टेड बाय, तो कौन ऑडिट करेगा? DGADS करेगा। ठीक है, अब उसमें कोई कोई कंफ्यूज हो सकता है, CAG दे दिया, DGADS दे दिया, तो DGADS टिक मारना है, DGADS नहीं दिया, सिर्फ CAG दिया तो CAG मार सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक अलग चीज है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक छोटा सा विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसमें फाइनेंस को देखने के लिए एक छोटा सा विंग बनाया गया है, यानी कि एक बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा हो, ऐसा मान लीजिए। तो अभी लिखा हुआ है दे का मतलब DGADS।
दे स्क्रूटिनाइज मतलब जांच करते हैं ऑल कोड्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में जो भी कोड्स एंड मैनुअल्स का उपयोग होना है, जो हम लोग किताब लिखते हैं, उसको सीएजी करता है, चेक करता है कि आपने किताबें सही बनाई है या नहीं बनाई है, क्योंकि किताबें गलत बना लेंगे तो काम भी गलत करेंगे। कोड्स एंड रेगुलेशंस इश्यूड ना फॉर यूज एंड गाइडेंस ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर्स एनुअली अ रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ये नया चीज आ गया अब आपको। रिपोर्ट बनाता है किसमें? एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ठीक है। ये होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। क्या होता है कि जैसे मान लो कि 6 लाख करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया 6 लाख करोड़। अब 6 लाख करोड़ में डिफरेंट डिफरेंट हेड हमें दिए होंगे, पेड अलाउंसेस में कितना दिया गया, पेंशन में कितना दिया गया, और कैपिटल प्रोक्योरमेंट मतलब जैसे राफेल खरीदना है, बड़े बड़े जहाज खरीदने हैं, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने हैं। कैपिटल प्रोक्योरमेंट का मतलब ये हुआ, या कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ जो मल्टी ईयर में चलने वाली चीज है, उसका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, वो आगे हम बता देंगे, अभी छोड़ दीजिए। अभी इतना समझ लीजिए कि जो मल्टी ईयर में चलने वाले हैं और रिकरिंग टाइप के नहीं है, यानी कि बार बार होने वाले नहीं है, जैसे पे एंड अलाउंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, या रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, एवरी महीना खर्च होता है, एवरी मंथ खर्च होता है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का भी सिर्फ इतना मतलब समझ लीजिए कि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना पैसा दिया गया डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में, उन हेड्स में ही वो पैसे खर्च हुए हैं, या किसी दूसरे हेड्स में खर्च किए गए हैं, सही तरीके से खर्च किए गए हैं या सही तरीके से नहीं खर्च किए गए हैं, ड्यूरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ दीज अमाउंट्स वेदर रूल्स हैव बीन अप्लाइड प्रॉपर्ली और नॉट। ये सारी चीजों की जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसी को कहा जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। एप्रोप्रिएशन मतलब पैसे को एक बांटना डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में। तो ये आप समझ गए कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाता है, लिखा हुआ है कि जो सीएजी है, द डिफेंस अकाउंट, ये कह रहा है कि दे स्क्रूटनाइज ऑल कोड्स, डीजीएडीएस के बारे में, दे स्क्रूटनाइज ऑल कोड्स एंड रेगुलेशंस इशूड फॉर द यूज एंड गाइडेंस ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर्स। कौन प्रिपेयर करेगा? डीजीएडीएस प्रिपेयर्स एनुअली रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ डायरेक्ट सीधा लिखा हुआ है पैरा नंबर 5 में कि प्रिपेयर करता है, कौन करता है? डीजीएडीएस प्रिपेयर करता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। आगे देख लीजिए। ऑडिट प्रिंसिपल कंट्रोलर कंट्रोलर ऑफिस इज कंडक्टेड कंकरेंटली। कंकरेंटली मतलब साथ साथ होना, एंड इट इज सीन दैट द अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज एज इंक्लूडेड इन द कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स आर अ करेक्ट presentation of facts and represent money that has really been spent in the manner in which it is not shown to have been spent। अब ये देखो एक नया चीज का आ गया पूरा पैरा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो कि प्रिंसिपल कंट्रोलर और कंट्रोलर के जो ऑफिस होते हैं उनमें ऑडिट इज कंडक्टेड कंकरेंटली। इसका मतलब क्या है कि कंकरेंटली साथ साथ ऑडिट होते रहते हैं। किसी चीज का पेमेंट होना है, पेमेंट करने से पहले हम लोग उसको ऑडिट कर लेते हैं, या फिर कुछ केसेस में पोस्ट ऑडिट होता है। पेमेंट करने से पहले अगर ऑडिट कर लेते हैं तो वो प्री ऑडिट बोलते हैं, और पेमेंट हो गया उसके बाद ऑडिट करते हैं कि सही से रूल फॉलो हुआ या नहीं हुआ, उसको पोस्ट ऑडिट बोलते हैं। तो दोनों ही फॉर्म में साथ साथ में ही होता रहता है। पोस्ट ऑडिट हुआ तो ये नहीं है कि 10-20 साल के बाद उसका पोस्ट ऑडिट होगा, सेम ईयर में उसका पोस्ट ऑडिट होता है। तो कंट्रोलर सीडीए पीसीडीए के ऑफिस में कंकरेंटली ऑडिट होता रहता है। ये लाइन तो आप समझ गए ऊपर का। अब देखो, एंड इट इज सीन दैट अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जो अकाउंट्स है डिफेंस सर्विसेज का जो अकाउंट्स है, एज इंक्लूडेड इन द। अभी देखो ये मत, कोई कोई लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ खत्म हुआ, 4 लाइन को हम एक साथ कैसे समझे? इसको पीस वाइज समझा जाता है, पीस वाइज कंटिन्यूटी मेंटेन की जाती है। अब आगे लिखा हुआ कि ये समझ गए, अगला लाइन लिखा है इट इज सीन दैट अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, किसकी बात है? डिफेंस सर्विसेज के अकाउंट्स की बात है, इतनी सी तो बात है। एज जैसा कि इंक्लूडेड इन द कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। अब ये देखो, अब ये जिसको नहीं समझ में आएगा वो उसको पूरा बात समझ में नहीं आएगा। किसी भी पैराग्राफ में एक कीवर्ड होता है, वो अगर समझ में नहीं आया तो पूरा पैरा समझ में नहीं आता है। अब कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स ये क्या होता है? ये सीजीए बनाता है। कौन बनाता है? कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। ये नया नया पर्सन का एंट्री होता है आपके दिमाग में। सीजीए, सीजीए क्या होता है? सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो कैग से अलग है। तो ये जो सीजीए है, ये सारे मिनिस्ट्री का अकाउंट को कंपाइल करके कंबाइंड रेवेन्यू एंड फाइनेंस अकाउंट्स तैयार करता है। तो जैसे सीएजी में, सीएजी अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएगा
ऊपर हम लोग पढ़े थे ना कि सीजी बनाएगा, तो उसका एक कॉपी किसको देगा, वो सीजीए को देगा। सीजीए पूरा सारे इंडस्ट्रीज को कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स बनाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो डिफेंस सर्विसेज का अकाउंट है, और जो कि किसमें शामिल किया गया है, कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स में शामिल किया गया है। आर करेक्ट, ये सीडीए की जिम्मेदारी है कि करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो करेक्ट है 100%। एंड रिप्रेजेंट मनी दैट हैज रियली बीन स्पेंट इन मैनर इन व्हिच इट इज शोन टू हैव बीन स्पेंट, मतलब जिस तरीके से पैसा खर्चा किया गया है और जितना किया गया है वही उसमें दिखाया गया है। ये नहीं कि खर्चा किसी और तरीके से हुआ, कुछ और पैसा खर्च हुआ, 10 लाख रुपया खर्चा हुआ और 12 लाख दिखा दिया या 8 लाख दिखा दिया। और जिस तरीके से खर्चा हुआ, सपोज दैट कि खर्चा हुआ सब, मान लो कि ट्रक खरीदने में, उसको दिखा दिया गया कि नहीं नहीं टैंक खरीदने में खर्चा हुआ है, तो वो करेक्ट मैनर नहीं हुआ। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ये सब सीडीए पीसीडीए के ऑफिस में कंटिन्यूअसली ऑडिट होता रहता है, और इसीलिए उसकी बुकिंग भी होती रहती है कि कौन से हेड में, सबने सुना होगा कि सेक्शनल कंपारिजन सुना होगा, कोडेड सुना होगा, पंचिंग मीडिया सुना होगा। अपने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में सबसे तगड़ा बुकिंग और ऑडिट होता है, ये समझ लीजिए। वाले डिपार्टमेंट में जो हम जब रहते हैं तो हमको लगता है नहीं दूसरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा होगा। बेशक बहुत सारे डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन अपना भी डिपार्टमेंट बेस्ट करने वालों में से एक है। क्योंकि यहाँ आप सेक्शनल कंपारिजन एनसीएस पोर्टल, आप लोग एक बार आपस में पता करिएगा कि एनसीएस पोर्टल क्या होता है, सेक्शनल कंपारिजन क्या होता है। उसमें हर एक एक्सपेंडिचर को बहुत ही कम समय में बताया जा सकता है कि किस मद में किस लिए खर्चा हुआ है। ये अभी जो कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स कौन बनाएगा, सीजीए बनाएगा। और उसमें सारी जो पैसे कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, जो बातें लिखी हुई हैं वो सब करेक्ट हैं। ये सब की जिम्मेदारी सीडीए पीसीडीए ऑफिसर्स की होती हैं। तो ये पैरा नंबर 5 हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा पैरा नंबर 5। अब आ जाते हैं पैरा नंबर 6 में कि ऑडिट ऑफ कैंटोनमेंट फंड अकाउंट्स। इसको आप पढ़ते रहिएगा, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसका टेस्ट ऑडिट नहीं होता है। और डीएडी को जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है कि आप जैसे ड्यूटी होती है ना, तो वो हमारे ड्यूटी में नहीं आता, सीडीए पीसीडीए की ड्यूटी में नहीं आता है। लेकिन वो भी एक डिफेंस का पार्ट है, इसलिए जाके हम ऑडिट करते हैं, सीडीए पीसीडीए के ऑफिसर्स ऑडिट करता है। हम का मतलब ये हो जाएगा डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसमें एसओडब्ल्यू आते हैं हमारा। हम ऐसा अगर बोलते हैं तो समझ लीजिए ये हम भी डिपार्टमेंट के पार्ट हैं, इसलिए ऐसा दिमाग में डेवलप हो चुका है, तो जनरली हम ऐसा बोल देते हैं। तो जब हम ऑडिट करने जाते हैं, तो जो भी ऑडिट करेंगे, जितना उसमें ऑडिटर शामिल होगा, डब्ल्यू शामिल होगा, एसईओ शामिल होगा, जितना टाइम लगेगा उस वो पहले से फिक्स है, उसके अनुसार कंटोनमेंट बोर्ड हमको फीस देता है, यानी कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को फीस देता है। जब डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को फीस लेके ऑडिट करता है, तो उसका टेस्ट ऑडिट नहीं होता है, यानी कि सीएजी के द्वारा जो स्टेट्यूटरी ऑडिट है, टेस्ट ऑडिट है, वो नहीं होता है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का ऑडिट कौन करता है, टेस्ट ऑडिट कौन करता है। तो कुछ कितना भी सवाल पूछे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप जो मैटर है वो समझ लीजिए। कि सवाल तो हजारों बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मैटर है समझने वाला वो एक है। जैसे कि गलत उत्तर अनंत हो सकता है, लेकिन सही उत्तर एक ही हो सकता है। तो एक बार आप पैरा समझ लीजिए, कोई कितना भी सवाल बनाता रहे आप उत्तर देते चले जाएंगे। डीआरडी ऑडिट करेगा कंटेनमेंट बोर्ड का, उसके लिए उसको फीस मिलेंगे, लेकिन सीएजी उसका टेस्ट ऑडिट नहीं करेगा। सातवां है कि प्रिंसिपल कंट्रोलर कंट्रोलर शुड नॉट एड्रेस सर्विस हेडक्वार्टर्स। अब इसको बता देते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि सर्विस हेडक्वार्टर का मतलब आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर या डीआरडीओ, यानी कि जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें कुछ भी मैटर है, जैसे इसमें लिखा है सीडीए शुड नॉट एड्रेस सर्विस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस डायरेक्टली ऑन क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स का बात है, प्रोसीजर है, हायर ऑडिट एंड फाइनेंशियल एडवाइस है, ये डायरेक्टली सीडीए पीसीडीए नहीं एड्रेस करेंगे। अब ये रूल ही बता रहे हैं, वो सीजीटीए के थ्रू होके जाएगा। लेकिन क्या है, जैसे रूटीन मैटर है, आगे लिखा है सच क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी रिफर्ड बाय देम टू सीजीडीए। ठीक है, तो यानी कि कोई नया चीज, सिंपल समझ लीजिए, कोई जो नया चीज है वो डायरेक्ट एमओडी को या एमओडी फाइनेंस को या सर्विस हेडक्वार्टर मतलब आर्मी नेवी या फोर्स हेडक्वार्टर को पीसीडीए सीडीए डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, वो सीजीडीए के माध्यम से ही भेजेंगे।
और दूसरा चीज सीजीडीए ने ही सीडीए पीसीडीए को बैठाया है फील्ड में काम करने के लिए। तो आप डायरेक्ट अगर बात कर लेंगे तो सीजीडीए का दिल्ली में बैठे क्या फायदा होगा? ठीक है। फायदा का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी कोई मॉनेटरी फायदा की बात कर रहा हूँ मैं। फायदा का मतलब ये हुआ कि फील्ड कंट्रोलर और प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफिस में क्या चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो सीजीडी ऑफिस को पता होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा रूल बनाया गया है। अब नीचे लिखा हुआ है नोट पे कि प्योर ऑडिट रिपोर्ट से या रूटीन मैटर है, या डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट से समझ लीजिए कि नॉर्मल रूटीन मैटर जो साल दर साल भेजा जा रहा है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट भेज सकता है सीडीए बीसीडी, उसमें सीजीडीए के थ्रू भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई नया मैटर है, न्यू मैटर, ठीक है, तो जैसे कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है, अब उसका इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई मैटर है, तो पहले से जीडीए को भेजना पड़ेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है। अब ये पैरा नंबर 8 है। पैरा नंबर 8 के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या है। पैरा नंबर 8 ये कहता है कि सीडीए पीसीडीए को अगर कोई भी रूल या कोई परेशानी आती है और उसके बारे में वो सीजीडीए से राय लेना चाहता है, ठीक है, इसमें पढ़ भी लेते हैं। where a matter pertains to more than one principal controller, the initiating principal controller should itself make a references to the CDA, PCDA, CDA to ascertain the procedure and views prevailing in their offices, and state the same in its reference to CGDA office to enable quick decision to be taken। इसका सीधा मतलब है, ये समझ लो, इतना अंग्रेजी में मत जाओ। जैसे मान लेते हैं कि ट्रांसफर ग्रांट, जैसे लोगों को ट्रांसफर ग्रांट मिलता है, अब समझ लीजिए कि ट्रांसफर ग्रांट कब कब मिलेगा, ये किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो गया किसी को, किसी ऑफिस में कंफ्यूजन हो गया और वो ऑफिस जानना चाह रहा है कि सीजीडीए से कि इसमें हम क्या करें। तो उस पहले उस सीडीए पीसीडीए को क्या करना होगा, इंडिया के जितने भी सीडीए पीसीडीए हैं उन ऑफिसर्स में एक लेटर भेजना होगा कि हाँ, हमको ऐसी प्रॉब्लम आई है और मुझे, मेरा ये व्यू है, आपके ऑफिस में क्या प्रोसीजर है, यानी कि क्या प्रैक्टिस है और आपका क्या व्यूज है। सारे सीडीए पीसीडीए से व्यूज लेने के बाद उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा और लेटर बनाना पड़ेगा। उसमें सारे सीडीए पीसीडीए के व्यूज लिखने पड़ेंगे कि पीसीडीए सेंट्रल कमांड लखनऊ ने ऐसा कहा है, सीडीए सिकंदराबाद ने ऐसा कहा है, सीडीए गुवाहाटी ने ऐसा कहा है, सीडीए पटना ने ऐसा कहा है और मेरा मत ऐसा है, जो खुद का। और फिर सारे व्यूज को कलेक्ट करने के बाद फिर सीजीडीए को भेजेगा। तो उसमें क्या होगा, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फिर सीजीडीए तो भाई बड़ा आदमी है, तो अब उस वो सबसे पूछेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन सीडीए पीसीडीए यह काम कर लेंगे और व्यूज को कंपाइल करके कलेक्ट करके सीजीडीए को भेज देंगे, तो सीजीडीए को एट अ टाइम, एट अ ग्लैंस पता चल जाएगा कि आखिर मैटर है क्या और लोग हमारे दूसरे ऑफिस में क्या प्रैक्टिस है, तो डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये पैरा नंबर 8 है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सीडीए पीसीडीए कोई व्यूज और प्रैक्टिस जानना है तो डायरेक्ट सीजीडीए को भेज सकते हैं, तो नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, उनको पहले जो दूसरे सीडीए पीसीडीए हैं उनके व्यूज और प्रैक्टिस को जानना होगा, फिर उनके व्यूज और प्रैक्टिस को कंपाइल करके फिर से जीटीओ को भेजना होगा। तो ये वही चीज लिखी हुई है। अब आ जाते हैं पैरा नंबर 9, परफॉर्मेंस ऑडिट टीम। परफॉर्मेंस ऑडिट टीम अभी ये नया कंसेप्ट है, जो कि हर सीडीए पीसीडीए ऑफिस में होता है। इसमें लिखा है शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब बनाया जाएगा इन एवरी पीसीडीए सीडीए टू अंडरटेक द परफॉर्मेंस ऑडिट। अंडरटेक मतलब करने के लिए। परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स। कुछ यूनिट्स क्या होती हैं, सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स होती हैं। अब ये कौन सी यूनिट है, एक फाइटिंग यूनिट होती है, एक सर्विस प्रोवाइडर यूनिट होती है। जैसे ऑर्डिनेंस डिपो क्या करता है, वो लड़ाई थोड़ा ना लड़ता है, सिर्फ गोला बारूद का सप्लाई करता है। तो ये क्या हो गया, सप्लाई डिपो हो गया। सप्लाई डिपो जो दूसरे दूसरे चीजों का तेल पानी राशन ये हो गया। ये भी व्यवस्था उसमें आर्मी की गाड़ियों का रिपेयरिंग होता है। मिलिट्री फॉर्म्स बंद हो चुके हैं, लेकिन शायद एक आध बचा हुआ है, इसलिए लिखा है इसमें, लगभग बंद हो चुका है। मिलिट्री फॉर्म में गाय भैंस रख करके दूध का उत्पादन होता था पहले। तो ये सब क्या हुआ, सर्विस देने वाले यूनिट्स होगी। तो ये सर्विस देने वाले जितनी भी यूनिट्स हैं इनका परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। सैनिक स्कूल अच्छे से पढ़ाई हो रहा कि नहीं हो रहा, तो चला सारे टीचर लोग इस पैसा ले रहे हो स्कूल में, फीस बच्चे आ ही नहीं रहे हो, सब सैलरी जा रही हो, तो परफॉर्मेंस ऑडिट चेक करना है। यानी कि कोई भी जो भी सर्विस यूनिट है उनका परफॉर्मेंस ऑडिट चेक करेगा। एक टीम बनाई जाएगी सीडीए पीसीडी ऑफिस में, वो चेक करेगा। ठीक है, फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट ये कह रहा है। फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब उस जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें क्या रिजल्ट आया तो उसको फाइंडिंग बोलते हैं। फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू रिस्पेक्टिव पीएसओ थ्रू प्रॉपर चैनल। ये नया वर्ड आ गया पीएसओ। चलो ये पीएसओ समझा देता हूँ। पीएसओ क्या होता है ना कि आर्मी हेडक्वार्टर में, यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होते हैं।
प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है। जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर क्या होता है, ये लगभग लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का एक अधिकारी होता है, जो डिफरेंट लगभग कुछ इनकी नंबर है वो 7 है या 9 है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, वो पता करके आप लोगों को बताएंगे, कंफर्म करेंगे। जब मैं पढ़ रहा था तब भी इसमें कंफ्यूजन था, सवाल आया भी नहीं, और अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन मैं क्लियर करके बता दूंगा। तो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर क्या होता है कि बहुत सारे एरियाज हैं तो उनको मॉनिटर करने के लिए दिया हुआ होता है। जैसे सपोज दैट कि कोई मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में जितना भी मूवमेंट होगा उसका एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होगा, वो मूवमेंट कंट्रोल करेगा। अब कोई एक सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होगा। ऐसे जो मेजर मेजर एरियाज हैं उनके लिए एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है आर्मी हेडक्वार्टर में, जो सारी यूनिट्स को मॉनिटर करता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंडिंग ऑफ द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू रिस्पेक्टिव पीएसओ थ्रू प्रॉपर चैनल। यहाँ आगे सीजीडीए के माध्यम से थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि जो सीडीए पीसीडीए है वो रिपोर्ट प्रॉपर चैनल, उसमें जब ये टीम होगा तो उसमें सीजीडीए से ऑर्डर आ रखा होगा, जिस भी ऑफिस में होगा ऑर्डर आ रखा होगा कि आप हमारे माध्यम से भेजेंगे, या जो वो यूनिट्स है, यूनिट्स कौन से कोर के अंडर में आती है, ब्रिगेड कौन सा है उस यूनिट का, तो उसके माध्यम से डायरेक्ट आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगा या सीजीडीए के माध्यम से जाएगा, ये उसमें सीजीडीए के ऑर्डर में लिखा होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली जैसे कोई भी यूनिट है, आप आर्मी का जो कमांड है वो समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। ये जानना है सबसे ऊपर क्या है, कमांड है, इसके आर्मी क्वार्टर है, आर्मी समझ लो, बाकी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो कमांड, कमांड के नीचे क्या होता है, कोर, सीओपी, कमांड कोर, फिर डिवीजन, कमांड कोर डिवीजन ब्रिगेड, कमांड कोर डिवीजन ब्रिगेड और फिर बटालियन, ठीक है। अब बटालियन ये क्या है ना, ये बेसिकली ये फाइटिंग यूनिट होता है, इसको यूनिट बोलते हैं। इसमें मान लो कि एक 600 700 लोग होते हैं, तो ये बटालियन पूरी हो जाती है। तो जो ब्रिगेड है ये कमांड कोर डिवीजन, और ये डिवीजन तक ये लोग सब लगभग स्टैटिक होते हैं, लगभग स्टैटिक होते हैं, मतलब ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। और ब्रिगेड भी लगभग स्टैटिक मान के चलो। मूव कौन करता है, बटालियन मूव करती है या यूनिट मूव करता है। तो अब इस यूनिट ने कुछ गड़बड़ी किया तो वो ब्रिगेड में जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर ब्रिगेड होगा, ब्रिगेड से डिवीजन में जाएगा, डिवीजन से वो कोर में जाएगा, कोर से कमांड में जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रॉपर चैनल। कोई भी मिस्टेक्स किया तो इस फॉर्म में, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए क्योंकि जैसे बटालियन गड़बड़ी किया तो उसके ब्रिगेड को पता होना चाहिए कि हमारे अंडर में जो लोग फंक्शन कर रहे हैं वो क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर डिवीजन को पता होना चाहिए, कोर को पता होना चाहिए। तो इस इसको बोलते हैं, इससे ऊपर चैनल जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से जाएगा, तो ये क्या होगा, इसको प्रॉपर चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब आज यहीं पर ये क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, चैप्टर 2।